अलविदा गोपीनाथ मुंडे। महाराष्ट्र बीजेपी का यह कद्दावर नेता हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया। बीड जिले में उनके पैतृक गांव परली में उनका अंतिम संस्कार किया गया। गोपीनाथ मुंडे की सबसे बड़ी बेटी पंकजा ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। अपने लोकप्रिय नेता के आखिरी दर्शन के लिए परली में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। आम लोगों के साथ साथ बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। गोपीनाथ मुंडे को महाराष्ट्र के परली गांव में आखिरी विदाई दे दी गई। सबसे बड़ी बेटी पंकजा ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। शरीर विलीन होता गया, लेकिन मौके पर गोपीनाथ मुंडे अमर रहे का नारा ज्यादा पुरजोर होता गया। हालांकि एक सवाल भी अनसुलझा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में मुंडे की जगह कौन लेगा। आखिरकार पंचतत्व में विलीन हो गया गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर और खत्म हो गया महाराष्ट्र की राजनीति का एक अहम अध्याय। चिता से लपटें ऊपर उठ रही थी। माहौल में गोपीनाथ मुंडे अमर रहे का नारा गूंज रहा था। शरीर विलीन हो रहा था, लेकिन पैतृक गांव परली में समर्थकों के दिलो दिमाग में मुंडे की यादों का समंदर उफान मार रहा था, जो जुबां और आंखों से बरबस यूं ही निकल रहा था। हजारों का जनसैलाब ये बता रहा था कि गोपीनाथ मुंडे की इलाके और यहाँ की राजनीति में क्या अहमियत थी, क्या रुतबा था। 40 से ऊपर का तापमान था, लेकिन अंतिम दर्शन के लिए उमड़े लोगों के लिए जगह कम पड़ रही थी। हर कोई अपने जनप्रिय सर्वप्रिय नेता की बस आखिरी झलक पाना चाहता था। अब कमी उस शख्स की हो चुकी थी जो महाराष्ट्र में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था। महाराष्ट्र की मिट्टी से निकले इस जननेता की शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि उनके मुरीद हर राजनीतिक दल में थे। मोदी सरकार की कैबिनेट में गोपीनाथ मुंडे को ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली थी। ये उनके राजनीतिक सफर का एक मुकाम था, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के साथ उनकी सांस जुड़ी हुई थी। महाराष्ट्र बीजेपी की पहचान थे मुंडे, जिसे बनाने, संवारने और मजबूती देने में गोपीनाथ ने अपनी जिंदगी लगा दी। मित्रों के मित्र थे, प्रभावी वक्ता थे और सामान्य परिवार में पैदा होकर भी केंद्र तक करीबी बन गए थे। कई सारे प्रशंसक, कार्यकर्ता, सहयोगी, मित्र और बहुत सभी को बहुत गहरा सदमा हुआ है आकस्मिक निधन से। तो उनके साथ मेरे विधानसभा में 25 साल के जो रिश्ते रहे हैं, मैंने ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनैलिटी, भले ही हमारे राजनीतिक विचारधारा का विरोध आपस में रहा हो, लेकिन एक पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व महाराष्ट्र की विधानसभा में सबको झकझोर देने वाला, सभी पार्टियों के विधायकों को, मुझे नहीं लगता ऐसी पर्सनैलिटी कोई मुंडे जी के पहले महाराष्ट्र की विधानसभा में रही होगी। मुंडे के निधन ने महाराष्ट्र बीजेपी के लिए नेतृत्व का संकट खड़ा कर दिया। पूरे राज्य की राजनीति में उनकी पकड़ और उनकी पहुंच ऐसी थी कि उस लाइन में कोई और चेहरा नजर नहीं आता। बीड में एक गांव परली से महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी बनना और केंद्र की सियासत में अहम मुकाम बनाना, गोपीनाथ की राजनीतिक कामयाबी के पीछे था उनका सहज सरल स्वभाव। सफल राजनेता होने के साथ साथ बेहद अच्छे इंसान थे मुंडे, और इसलिए महाराष्ट्र में उनके जाने से पैदा हुआ खालीपन कभी भर नहीं पाएगा। मुंडे के बिना महाराष्ट्र की सियासत की तस्वीर कैसी होगी, कौन जाने। परली से अमिताभ सिन्हा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। विरासत में नहीं मिली थी गोपीनाथ मुंडे को सियासत, जीरो से की थी शुरुआत। पार्टी कार्यकर्ता से लेकर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां तक मुंडे हर इम्तिहान को पार करते रहे। मुंबई आज भी अपने उस गृह मंत्री को याद करती है जिसने उसे अंडरवर्ल्ड के खौफ से आजाद किया। श्रद्धांजलि के फूल जीत के उस मराठा नायक को, जो सियासत में अपने नाम से सुर्खियां बनाने में माहिर भले ही न हो,
मगर वो महाराष्ट्र में पार्टी की बुनियाद पुख्ता करने वाले महानायक के तौर पर देखे जाते रहे। क्या हुआ जो वो महानायक अब खामोश है? उसके पीछे संघर्ष और हौसले की विरासत अब भी बोल रही है। भले ही हमारे राजनीतिक विचारधारा का विरोध आपस में रहा हो, लेकिन एक पर्सनैलिटी, एक व्यक्तित्व महाराष्ट्र की विधानसभा में सबको झकझोर देने वाला, सभी पार्टियों के विधायकों को, मुझे नहीं लगता ऐसी पर्सनैलिटी कोई मुंडे जी के पैरेलल महाराष्ट्र की विधानसभा में रही होगी। अतीत के झरोखे से अगर गोपीनाथ मुंडे की सियासी विरासत को देखें तो ज्यादा नहीं 90 के दशक की एक तस्वीर उभरती है। वो तस्वीर है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की। उस तस्वीर में गोपीनाथ मुंडे का फिट बैठना कोई सियासी संयोग नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की सियासत को करवट बदलने पर मजबूर कर देने वाली मेहनत थी। वरना महाराष्ट्र से कांग्रेस और एनसीपी के मजबूत गठबंधन को तोड़ना आसान नहीं था। इसका सियासी फॉर्मूला गोपीनाथ मुंडे ने ही इजाद किया। मुंडे का वो सियासी फॉर्मूला 1993 के बम ब्लास्ट के बाद जमीनी स्तर पर ताकतवर होती शिवसेना के साथ सियासी गठबंधन का था। वो गठबंधन इतना कारगर रहा कि महाराष्ट्र की सियासत बदल गई। बीजेपी पहली बार सत्ता पर काबिज हुई। गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बनाए गए। इस रूप में गोपीनाथ मुंडे की सक्रियता पर एक नजर डालिए। गृह मंत्री के तौर पर अंडरवर्ल्ड के खात्मे पर जोर दिया। मुंबई को अंडरवर्ल्ड से मुक्त कराने के लिए पुलिस को खुली छूट दी। मुंडे के कार्यकाल में मुंबई पुलिस ने बड़े गुर्गों के एनकाउंटर किए। दूसरी तरफ विकास की राह पर भी मुंडे ने सराहनीय काम किए। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का निर्माण कम लागत और रिकॉर्ड टाइम में पूरा कराया। मुंबई से जुड़ने वाले रास्तों पर 55 पुलों का निर्माण कराया। महाराष्ट्र की सत्ता और सियासत में मुंडे का ये योगदान आज भी एक मिसाल की तरह है। कमाल उस नेता का जिसने चोटी से ज्यादा चट्टानी जमीन पर सियासत को तवज्जो दी। इसकी सक्रिय शुरुआत हुई आपातकाल के दौर में। तब कॉलेज की पढ़ाई के बाद गोपीनाथ संघ से जुड़ चुके थे और आपातकाल के विरोध में जेल का सफर भी तय कर चुके थे। मराठवाड़ा क्षेत्र के एक किसान परिवार में पैदा हुए गोपीनाथ इलाके के गरीबों और पिछड़ों के मसीहा के तौर पर उभर रहे थे कि अचानक उन पर नजर पड़ी बीजेपी के दिवंगत नेता वसंतराव भागवत की। गोपीनाथ मुंडे पहली बार 1980 में विधायक बने। 1985 के चुनाव में हारे तो पार्टी ने पार्षद बनाया। 1990 में दोबारा विधायक बने, तब तक बड़ा सियासी कद हो चुका था। गोपीनाथ मुंडे की पहचान पिछड़ों के नेता के तौर पर बन चुकी थी। 1992 से 95 तक विपक्ष के नेता के तौर पर तेज तर्रार छवि बनाई। महाराष्ट्र की राजनीति में प्रमोद महाजन के साथ 2 दशक तक गोपीनाथ अग्रणी नेताओं में रहे। हालांकि 2006 में प्रमोद महाजन की हत्या के बाद उनका वर्चस्व कम हुआ, लेकिन जमीनी राजनीति की समझ की वजह से पार्टी में पूछ बनी रही। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो इस लोकसभा चुनावों में तमाम मतभेदों के बाद शिवसेना से कारगर गठबंधन और 48 में से 42 सीटों पर जीत है। इसी योगदान के आधार पर गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहे थे, लेकिन एक हादसे ने वो संभावना वक्त से पहले ही खत्म कर दी। आज तक ब्यूरो। चाहे वो महाराष्ट्र में बीजेपी हो या मराठवाड़ा के लोग, आज हर कोई एक ही चीज सोच रहा होगा और वो ये कि कब वो जाहिर होगा और हैरान कर देगा मुझे, जितनी भी मुश्किल में हूं आसान कर देगा मुझे। गोपीनाथ मुंडे की असमय मौत महाराष्ट्र बीजेपी के लिए बड़ा सदमा है, क्योंकि मुंडे जमीन से जुड़े नेता थे। उनकी बात ठाकरे परिवार में सुनी और मानी जाती थी। अब इस खालीपन की भरपाई कैसे होगी, यह बड़ा सवाल है। 3 जून की शाम मुंबई के लिए और स्याह हो गई जब राज्य के सबसे लोकप्रिय नेता आखिरी विदा लेने पार्टी के दफ्तर में आया। कार्यकर्ताओं का धीरज टूट चला। लोग अपने नेता की आखिरी झलक पाने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े।
मुंडे के बिना कैसे सधेगी महाराष्ट्र बीजेपी के अंदर की राजनीति और गठबंधन की सियासत, जिसकी सब सुनते हों और जो सबकी सुनता हो, ऐसे थे गोपीनाथ मुंडे। सवाल सिर्फ मुंडे की विरासत का नहीं है, सवाल राजनीति के उस रास्ते का भी जिस पर चलने की कला कम नेताओं को आती है। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता से लेकर उप मुख्यमंत्री तक की कुर्सी संभाल चुके मुंडे राज्य की राजनीति की नस नस से वाकिफ थे। केंद्र की राजनीति में उनकी एंट्री के बाद से शिवसेना की तरफ सीएम पद की दावेदारी की खबरें आने लगी थी। मुंडे ने देवेंद्र फडणवीस को प्रदेश बीजेपी की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। फडणवीस के लिए पहली चुनौती तो पार्टी के अंदर की गुटबाजी पर काबू करना होगा। मुंडे के बाद शिवसेना के साथ तालमेल का समीकरण भी पहले जैसा नहीं रह जाएगा। उद्धव ठाकरे के लिए मुख्यमंत्री पद की दावेदारी अब और पुख्ता हो सकती है। मुंडे की जगह अगर गडकरी महाराष्ट्र की सियासत में सक्रिय होते हैं तो राज ठाकरे से करीबी बढ़ सकती है, लेकिन उद्धव को ये शायद ही पसंद आए। अब बात गोपीनाथ मुंडे की विरासत की, तो विधानसभा सीट से तो बेटी पंकजा विधायक है। अब अगर वो मुंडे के निधन के बाद खाली हुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुंडे की विरासत कौन संभालेगा? कुल मिलाकर जिस मोड़ पर महाराष्ट्र बीजेपी नई चुनौती के लिए नए मनोबल के साथ खड़ी थी, उसे गहरा झटका लगा है। आज तक ब्यूरो। बचपन से ही अपने इलाके बीड़ में मुंडे ने देखी थी सूखे और गरीबी की मार। किसानों की समस्याएं उनके दिल के करीब थी। वो राजनीति में आगे बढ़ने के बाद बीड़ से कभी दूर नहीं हुआ। हमारे भगवान थे, वो ऐसे नहीं थे कि हमने माँ बाप ने जन्म तो दिया लेकिन पाल पोषण भी किया, सब पाला पोषण ने सब जैसे कि ऐसा क्या बोल नहीं सकता उसके बारे में। इतने गरीबों के लिए कोई भी कार्यकर्ता मिले तो उसकी खुशहाली पूछते थे, उसके पीठ पे हाथ लगाते थे आशीर्वाद का। बहुत हमें दुख हो गया। अपनों के साथ अपनी सबसे बड़ी खुशी बांटने लौट रहे थे, लेकिन अब आखिरी विदाई की तैयारी है। अपने प्रिय जननेता के स्वागत के लिए सजाए जाने थे ये फूल, अब इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हाथों में लेना होगा। 3 जून की जिस शाम के लिए सम्मान समारोह की तैयारियां चल रही थी, उसकी सुबह मनहूस खबर के साथ आई। मुंडे के निधन की खबर आते ही भीड़ में शोक की लहर फैल गई। दुकानें बंद, सड़कों पर सन्नाटा। महाराष्ट्र के भीड़ की इस मिट्टी से मुंडे का रिश्ता ही कुछ ऐसा था कि दिल्ली की दूरी इसे कम नहीं कर पाई। परली गांव के किसान परिवार का बेटा गोपीनाथ मुंडे सियासत की सीढ़ियां चढ़ता गया, लेकिन किसानों, गरीब मजदूरों के लिए सरोकार में कहीं कोई कमी नहीं आई। बीड़ जिले की गरीबी, सूखे से जूझते लोग, इन सब ने मुंडे को भीतर तक झकझोर दिया था। कुछ करना चाहते थे, लेकिन कैसे, ये पता नहीं था। कॉलेज जीवन में छात्र आंदोलन में शामिल हुए, जहां प्रमोद महाजन की दोस्ती के साथ राजनीति में उनके सफर की शुरुआत हुई। गोपीनाथ मुंडे को लगा कि राजनीति के जरिए वो कमजोर तबके को मजबूती दे सकते हैं। इसके बाद महाजन और मुंडे की जोड़ी महाराष्ट्र की राजनीति में छा गई। पिछड़े इलाके, पिछड़ी जातियों, गरीबों और किसानों के मसीहा बन गए गोपीनाथ मुंडे। जयप्रकाश जी के शिष्य थे। डॉक्टर लोहिया के बाद ओबीसी का इतना बड़ा नेतृत्व करने वाला नेता इस देश में कभी पैदा नहीं हुआ था। हजारों बरस, एक ही कहूंगी मैं, हजारों बरस नरगिस अपने बेनूर
पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बेहद विनम्र लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी गोपीनाथ मुंडे के लिए प्रमोद महाजन की मौत एक बड़ा झटका, लेकिन परिवार और सियासत दोनों को ही बेहद संजीदगी से संभालते रहे मुंडे। उनकी संजीवनी शक्ति ने पार्टी में नई जान फूंक दी और नए मनोबल के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। देश के लिए मुंडे का निधन बहुत बड़ी क्षति है। बीजेपी के इस नुकसान की भरपाई मुश्किल है, लेकिन बीड़ के लिए गोपीनाथ मुंडे का जाना लाखों परिवारों की उम्मीद का बिखर जाना है। आज तक ब्यूरो।